अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सवार होने को तो मैं उस ट्रेन में सवार हो गया था, लेकिन रास्ते भर डरता आया था कि अगर हस्बे मामूल आज भी ये ट्रेन लेट हो गई तो मैं क्या करूँगा। मेरे दोस्त ने मुझे मना किया था कि मैं इस ट्रेन से ना आऊँ, क्योंकि ज़्यादातर ये ट्रेन लेट पहुँचती थी और अगर ज़्यादा लेट हुई तो फिर मैं परेशानी में पड़ जाऊँगा। उसने ये भी कहा था कि आने से पहले मैं उसे फ़ोन कर दूं कि वो स्टेशन पर मुझे लेने आ जाए, लेकिन मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था और उसी ट्रेन से सफ़र भी शुरू कर दिया था। दरअसल मैं मुहिम जोई का शौकीन था। लोगों को हैरत ज़्यादा करना मेरी आदत सी बन गई थी। मैंने सोचा था कि जब अचानक मैं अपने दोस्त के घर पहुंचूंगा तो वो काफ़ी हैरत ज़्यादा होगा और मैं खूब महसूस होऊंगा। लेकिन अब इस वक्त मेरी अजीब हालत थी। ट्रेन हस्बे मामूल आज भी 4.5 घंटे लेट पहुंची थी। नतीजे में 4:30 बजे इस स्टेशन पर पहुंचने की बजाय 9 बजे पहुंच सकी थी। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, ठीक 9 बजे थे। अपने एक हाथ में सूटकेस पकड़कर मैं स्टेशन पर आ गया। कुहर में डूबी हुई जाड़े की रात ने मेरा इस्तकबाल किया। उस छोटे से स्टेशन पर उतरने वाला शायद मैं अकेला मुसाफिर था। मैंने चारों तरफ अंधेरे में देखा, लेकिन कोई भी नज़र न आया। ना तो कोई कुली, ना स्टेशन मास्टर, ना कोई और। गाड़ी छूट चुकी थी। ठंडी हवा चली और गर्म कपड़े पहनने के बावजूद मेरे पूरे जिस्म में एक सर्दी सी लहर दौड़ गई। खामोश सुनसान काली रात, चारों तरफ सन्नाटा था। एक हूका आलम और अकेला मैं स्टेशन पर खड़ा था। मेरा दिल चाहा कि मैं लौट जाऊं। मैं मुड़ा भी, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी और ट्रेन के आखिरी डब्बे की सुर्ख लाइट ने मेरा मुंह चिढ़ा दिया। मैंने एक ठंडी सांस भरी, सूटकेस को हाथ में थामा और धीमे धीमे कदम रखता हुआ बाहर की तरफ बढ़ने लगा। बाहर आकर मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र न आया। कोई भी सवारी न थी जो मुझे दोस्त के घर तक पहुंचा सकती। आसमान पर बादल छाए हुए थे, लिहाजा रात और अंधेरी हो गई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और थके कदमों से फिर स्टेशन के अंदर जाने की तरफ पलट पड़ा। प्लेटफार्म पर पहुंचकर मुझे अपनी हिमाकत पर हंसी आ गई। इतने छोटे से स्टेशन पर वेटिंग रूम की तलाश एक हिमाकत नहीं तो और क्या थी। चहलकदमी करते हुए मैं प्लेटफार्म के एक दूसरे सिरे तक गया, लेकिन वहाँ स्टेशन मास्टर रूम के अलावा और कोई कमरा ही ना था, और वो भी उस वक्त बंद था। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं एक पत्थर की बेंच पर आकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अचानक गड़गड़ाहट सी हुई और मैं चौंक पड़ा। फिर बिजली चमकी और पानी बरसने लगा। सर्दी तेज हो गई थी। मैंने सूटकेस खोलकर कंबल निकाला और ओढ़कर बैठ गया। अब तो ओले भी गिरने लगे थे, सफ़ेद छोटे छोटे पत्थर। मैं गौर से उनकी तरफ देख रहा था। अचानक छन छन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नज़र न आया। छन छन की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। ओले गिरने बंद हो गए थे और ठंडी हवा इतनी तेज़ी से चलने लगी थी कि मेरे दांत बज रहे थे। साएं साएं करती हुई हवा की आवाज़ यूँ लग रही थी जैसे चुड़ैलें नाच रही हों और खबीस रूहें कहकहा लगा रही हों। मैं सहमा सुकड़ा हुआ बैठा था और अपने आप को कोस रहा था। अचानक छन छन की आवाज़ तेज़ हो गई। मैंने गौर से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई ना आया। चारों तरफ फिज़ा में साएं साएं हो रही थी और सर्दी कहकहा लगा रही थी। मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन अचानक मैं उठ खड़ा हुआ। छन छन के साथ किसी के कदमों की चाप भी मैं बगौर सुन रहा था, और फिर फिज़ा में किसी का निस्वानी कहकहा गूंजा और मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे ये कहे मेरे चारों तरफ नाच रहे हैं। अब मैं बिल्कुल बेहोश सा हो रहा था। मुझे वो तमाम किस्से याद आ रहे थे जो मैं बचपन से आज तक सुनता आया था। चुड़ैलों के किस्से, भूतों की कहानियाँ। छन छन की आवाज़ और कदमों की चाप अब और करीब आ गई थी, और अब मैं अंधेरे में भी चलती फिरती सियाही देख सकता था। मैंने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक छन छन की आवाज़ बंद हो गई। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली। कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। कौन है आप? ये किसी जवान औरत की आवाज़ थी। फिर उसने टार्च जलाकर मेरे चेहरे को देखा और बोली, ओह, कोई मुसाफिर? तुम कौन हो? मैंने डरते डरते सहमे हुए लहजे में पूछा। वो अजीब से अंदाज में हंसी। मैं इस स्टेशन की मालिक हूँ। क्या? हाँ, मैं मलका हूँ।
देखो मेरी तरफ, उसने बड़े तीखे अंदाज में कहा था। अब मैंने नज़र भरकर उसकी तरफ देखा। वो एक खूबसूरत जवान लड़की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 16 बरस की रही होगी। उसके होंठों पर लाली थी, आंखों में उसने काजल लगा रखा था, जिस्म पर तमाम जेवरात थे। उसके कपड़े भी सुर्ख थे। टार्च की भरपूर रोशनी उसने अपने चेहरे पर कर रखी थी। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी। वो कोई देहाती लड़की थी जो दुल्हन के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। वो आंखें बंद किए खड़ी थी और मैं उसके हुस्न को देखता रहा था। बाबू देख चुके? अचानक उसकी आवाज़ गूंजी और फिर वो अजीब अंदाज से हंस दी। मैं चौंक पड़ा और उसने टार्च बुझा दी। कहाँ जाना है? चमनपुर। इस वक्त तो कोई सवारी नहीं मिल सकती। हाँ मैं जानता हूँ, यहीं रात गुजार दूंगा, सुबह सवारी मिलने पर चला जाऊंगा। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर। अभी मैं कुछ जवाब भी देने नहीं पाया था कि अचानक एक खांसी की आवाज़ सुनाई दी। लड़की ने घबरा कर देखा और जल्दी से बोली, फिर मिलूंगी, और एक तरफ भागती चली गई। खांसने वाला मेरे करीब आता जा रहा था। अब मैं उसके कराहने की आवाज़ भी सुन रहा था। वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया और बोला, कौन है? मुसाफिर। मुसाफिर? इतनी रात में? हाँ। कहाँ जाना है? चमनपुर। बाबूजी, चमनपुर के लिए तो इस वक्त सवारी नहीं मिल सकती। तुम कौन हो? अचानक मैंने सवाल किया। मैं इक्का चलाता हूँ साहब, घोड़ा गाड़ी। तुम्हारी घोड़ा गाड़ी कहाँ है? बाहर मौजूद है बाबूजी। उससे ये मालूम करके कि उसके पास सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी है, मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ। अब मेरा डर गायब हो चुका था। मैंने उससे कहा, तुम मुझे चमनपुर पहुंचा दो, 4 गुना पैसे दूंगा। नहीं बाबूजी, अपनी जान थोड़ी देना है। क्यों, क्या बात है? एक तो उधर की सड़क बहुत ख़राब है, दूसरे चोरों चक्के भी बहुत रहते हैं। अरे यार चलो भी। ना बाबूजी, मैं नहीं चल सकता। कहो तो बस्ती तक पहुंचा दें। बस्ती तक? कौन सी बस्ती? यहाँ से जो सबसे करीब गांव है वो 1 मील दूर है। कहो तो वहाँ पहुँचा दे किसी के यहाँ। लेकिन वहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं। तो रात हमारे यहाँ गुजारें बाबूजी। सर्दी बहुत है। नहीं ठीक है, मैं यहीं रह लूँगा, जैसे मर्जी सरकार की, कहकर वो मुड़ गया। उसी वक्त सर्द हवा का एक झोंका आया और मेरी हड्डियों तक में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैं कांप उठा। मैंने नज़र उठाकर देखा, घोड़ा गाड़ी वाला खांसता हुआ बाहर की तरफ चला जा रहा था। सर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर मैंने कुछ सोचकर घोड़े वाले को आवाज़ दे दी। वो पलट पड़ा। करीब आने के बाद बोला, बाबूजी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सर्दी ज़्यादा है, हमारे साथ चलें। कहते हुए उसने मेरा सूटकेस उठा लिया। वो चल पड़ा। मैं भी खड़ा हुआ था और अब उसके पीछे पीछे चल रहा था। बाहर पहुंचकर मुझे उसकी घोड़ा गाड़ी कहीं नजर न आई, लेकिन वो एक नशेब में बढ़ता गया। नशेब में वाकई घोड़ा गाड़ी मौजूद थी। उसने मेरा सूटकेस गाड़ी पर रख दिया और बोला, बाबूजी बैठ जाइए। मैं बैठ गया और घोड़ा गाड़ी चल पड़ी। घोड़ा गाड़ी चली जा रही थी और मैं खामोश बैठा हुआ था। आज अपनी हिमाकत के बारे में सोच रहा था। अचानक मुझे वो लड़की याद आई। मैंने घोड़े वाले से पूछा, बुजुर्गवार, स्टेशन पर क्या कोई लड़की रहती है? नहीं बाबूजी। क्यों? घोड़ा गाड़ी वाले ने जवाब दिया, तुम्हारे आने से पहले वहाँ एक लड़की मिली थी। लड़की कोई चुड़ैल ही होगी बाबूजी। क्या? हाँ। फिर उसने एक ठंडी सांस भरी और फिर जैसे अपने आप बुड़बुड़ाया, इस जीनत तू ना मानेगी। और फिर उसने घोड़े को ज़ोर से चाबुक रसीद किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ज़ोर से रोया हो। मैं चौंक पड़ा। जल्दी से मैंने घोड़े वाले से कहा, क्या कोई दब गया? नहीं बाबूजी, आपके कान बजे होंगे। अचानक घोड़ा गाड़ी एक दरवाजे पर आकर रुक गई। घोड़े वाला नीचे उतरा। उसने सूटकेस हाथ में उठा लिया और बोला, आइए बाबूजी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे हैरत हुई, लेकिन मैं खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। एक छोटे से कमरे में पहुंचकर उसने सूटकेस रख दिया और जेब से दिया सलाई निकालकर एक चिराग जला दिया। मैंने देखा कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, उस पर एक कंबल पड़ा हुआ है। बाबूजी, बस रात इसी पर किसी तरह काट लीजिए। मैंने जूते खोले और खामोशी से चटाई पर बैठ गया। अच्छा अब आप लेटें, सुबह मुलाकात होगी। कहते हुए वो दरवाज़ा ढालकर चला गया। मैंने सूटकेस से दूसरा कंबल भी निकाल लिया और दोनों कंबलों को लपेट कर लेट गया।
जेब से निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा हो। बाबूजी, दरवाज़ा खोलो। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे सामने स्टेशन वाली लड़की खड़ी थी। तुम यहाँ? मैंने कहा था ना कि मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन तुम यहाँ पहुँची कैसे? यही तो मेरा घर है। मैं आपके साथ ही तो आई हूँ, उसने धीरे से कहा लगाया। और वो घोड़े वाला, वो मेरे बाबा हैं। लेकिन तुम थी कहाँ? अब दरवाजे पर ही बात किए जाइएगा, अंदर भी आने दीजिएगा, कहती हुई वो कमरे के अंदर चली आई। ओहो, उसने कपकपाते हुए कहा, सर्दी बहुत है। और फिर वो मेरे कंबलों के बीच घुस गई। मैं अभी तक हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। आओ ना बाबूजी, उसने एक अंगड़ाई लेकर कहा। सर्दी आज बड़ी गजब की है और मुझे लगा वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं उसकी तरफ बढ़ा। आओ ना बाबूजी। मैं सर्दी से ठिठुरता हुआ चढ़ाई पर बैठ चुका था और फिर वो मेरी तरफ बढ़ी और उसने कपकपाते हुए कहा। सर्दी वो मेरे सीने से लिपट गई। तमाम रात मैं उसको अपनी हिद्दत से गरमाता रहा, उसकी सर्दी ज़ाहिल करता रहा। सारी रात वो मेरी दुल्हन बनी रही। सुबह करीब आ गई थी। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब बस, उसने कहा। अब मैं चली, बाबा आते होंगे, फिर मिलेंगे। वो उठ खड़ी हुई। मैंने सिगरेट जलाकर उसकी तरफ देखा और अचानक मेरे जहन में ना जाने क्या आया कि मैंने उससे पूछा, अच्छा ये तो बता दो, रात तुम कैसे आई थी? आपके साथ। लेकिन नज़र तो नहीं आई थी। घोड़ा गाड़ी में कहाँ बैठी थी? बैठी? वो बड़े ज़ोर से हंसी। मैं ही तो गाड़ी खींच रही थी। याद नहीं तुम्हें छेड़ने की बात पर बाबा ने मुझे एक चाबुक मारा था। ये देखो, पीठ पर नील बन गया है। क्या? और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा था। मैं कहाँ हूँ? स्टेशन पर, मेरे दोस्त ने कहा। फिर गुस्से से बोला, ये क्या हरकत थी? रात भर सर्दी में अकड़ गए, मर जाते तो। अगर उस वक्त इत्तेफाक से मैं ना आ जाता तो तुम्हारी ना जाने क्या हालत होती। क्या? मैंने हैरत से कहा। लेकिन मैं तो बस्ती में एक मकान में था, वहाँ घोड़े वाला और लड़की। अरे यार, ख्वाब में देखा होगा। सूरत तो देखिए जनाब की। लड़की। मेरे दोस्त ने कहा लगाया। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे साथ गांव में तो चलो, मैं तुम्हें वो घर भी दिखा दूंगा जहाँ मैंने रात बसर की है। मेरे जिद करने पर मेरा दोस्त मुझे बस्ती की तरफ ले चला। हम एक घोड़ा गाड़ी में रवाना हुए। मैं रास्ता बताता जा रहा था और मेरा दोस्त हैरत से देख रहा था। और फिर हमारी घोड़ा गाड़ी रात वाले मकान के सामने पहुंच गई। मकान के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो मकान है। मेरे दोस्त ने बड़े ताज्जुब से कहा, ये? हाँ। रात क्या हुआ था? मेरे दोस्त ने पूछा। मैंने अपने दोस्त को पूरा वाकया बता दिया। पूरा वाकया सुनने के बाद दोस्त ने एक कहा लगाते हुए कहा, यार तुमने ख्वाब देखा होगा। क्यों? अरे भाई, ये मकान तो पिछले 8 बरसों से बंद है। इस मकान का मालिक एक घोड़ा गाड़ी वाला था। ये सही है, ये भी गलत नहीं कि उसकी एक लड़की थी, लेकिन आज से 8 साल पहले वो दोनों मर चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? मैंने जल्दी से पूछा। घोड़ा गाड़ी वाले ने एक शख्स से अपनी लड़की की शादी की, लेकिन लड़की को ये शादी पसंद नहीं थी। वो किसी और को चाहती थी। जिस रात लड़की दुल्हन बनाई गई, उसने जहर खा लिया और उसका बाप उसके गम में पागल हो गया। उसने उसी दिन अपनी घोड़ा गाड़ी सजाई और अपनी बेटी की लाश को घोड़ा गाड़ी में लेकर चल खड़ा हुआ। पागल तो था ही, गाड़ी को एक खड्ड में लेता चला गया और वो भी मर गया। उस दिन से ये मकान बंद है। मैं नहीं मानता, मकान खुलवा कर देखो। मैंने रात सिगरेट पी थी, रात भर सोया था। मेरे पास सूटकेस तुम्हारे पास है और अब ये वाकया भूल जाओ, मेरे दोस्त ने कहा। लेकिन मेरी जिद बढ़ती गई। मकान खोला गया और मेरा दोस्त कई दूसरे लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। रात में जिस कमरे में सोया था उस कमरे में पहुंचा और फिर वाकई सब हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि मेरी पी हुई सिगरेट का टुकड़ा अब भी वहाँ मौजूद था। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। मल्लिका नज़ीर साहिबा हैं कराची से, आलिया साहिबा हैं पिशावर से, सबिता साहिबा हैं अमेरिका से, सना उज़ैर साहिबा हैं झारखंड रांची से,
निकत सफदर साहब हैं लाहौर से, शाजिया ख़ान कराची से, रावल हसनैन साहब हैं बहावलपुर खानका शरीफ से, इस्माइल ख़ान साहब हैं कोलकाता से, इब्राहिम इनामदार साहब हैं गाज़ियाबाद से, मोहम्मद इमरान ज़मीर नौमानी रासुल खैमा यूएई से, ताल्लुक़ कराची से है। अरशद इदरीसी साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं। मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से। यासीन अहमद साहब हैं चमंडी नगर बेंगलोर से। आसिफ खान साहब कराची से। जान बलोच कराची से। सरदार अहमद साहब हैं सियालकोट से। अब्दुल रशीद राजपूत साहब हैं मुल्तान से। करीम अली साहब हैं किशनगंज बिहार से। अवैस अंसारी साहब हैं सीतापुर यूपी से। शकील अंसारी साहब हैं राजकोट गुजरात से। कासिम खान साहब हैं जयपुर से। अली रज़ा साहब हैं गुजरावाला से। एस नसीम अहमद साहब हैं झूसी इलाहाबाद से। राना आमिर कराची से। मोहम्मद इकबाल रंधावा साहब हैं सांगड़ से। बाबर साहब हैं यूएई से। मोहम्मद शाहिद साहब हैं अड्डा वर्कशॉप सरगोदा लाहौर रोड से। ज़करिया साहब हैं लखनऊ से। हारून अली सैयद साहब हैं दमन से। सलीम दरवेश साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, और अब्दुल समद खान साहब हैं अटावा यूपी से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।